गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर से मैं बच्चों आप लोगों के लिए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जो कि आपके अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र किताब की जो पुस्तक है उसके पहले इकाई का संपूर्ण नोट्स लेकर आया हूँ बच्चों। पर इससे पहले कि बच्चों आज का नोट्स शुरू करूँ, आज का डिस्कशन शुरू करूँ, आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि मैं इस बीच बहुत बिजी रह गया। मैं समय नहीं निकाल पा रहा था आप लोगों के नोट्स के लिए, तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो और आप लोगों को नियमित अंतराल पर नोट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले बच्चों जो पहला जो पॉइंट है वो है उपनिवेश। उपनिवेश किसे कहते हैं? तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश या क्षेत्र पर कब्जा करके वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर नियंत्रण कर लेता है तो उस क्षेत्र को उपनिवेश और इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। भारत एक लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक शासन किया। अगले बिंदु पर आते बच्चों, आर्थिक क्रियाएं। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि। अर्थव्यवस्था क्या है बच्चों? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ये आर्थिक क्रियाएं एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का संपादन करती है, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। अगले बिंदु पर मूव करते बच्चों कि एक कथन है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह किसका कथन है? तो बच्चों यह ब्राउन महोदय का कथन है। अगले बिंदु में जाते बच्चों कि अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। बच्चों यह जो प्रश्न मैंने लिया है आपके इसी इकाई के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाले सेक्शन में से यह क्वेश्चन मैंने उठाया है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं बच्चों इसका क्या आंसर है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना से तात्पर्य है कि किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों या भागों में किस प्रकार बांटा गया है। यह संरचना यह बताती है कि देश की आय, रोजगार और उत्पादन किन क्षेत्रों से आता है। इससे यह समझने में भी मदद मिलती है कि कोई देश कृषि पर अधिक निर्भर है या उद्योग और सेवा क्षेत्र पर। तो भारत की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला जो क्षेत्र है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पारंपरिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना इत्यादि आते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ मत्स्य पालन का मतलब मछली पालन से है और वानिकी का मतलब पेड़ पौधे लगाने से है। अब आते हैं बच्चों द्वितीयक क्षेत्र में, जिसको सेकेंडरी सेक्टर भी इंग्लिश में कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपको उद्योग, निर्माण, फैक्ट्रियाँ, गैस और बिजली आदि आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्रियाएं आती हैं। अतः इन क्षेत्रों के विकास से ही किसी देश की आर्थिक प्रगति और मानव विकास का स्तर तय होता है। यहाँ बच्चों नोट मैंने एक चीज़ लिखवाया, एक लाइन लिखवाया बच्चों कि भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। यानी कि भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र का है, जबकि सबसे कम प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। तो बच्चे 3 तरह के आर्थिक क्रियाओं के प्रकार 3 तरह के हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अगर कोई सवाल ऐसा आता है तो बच्चों आप तीनों को बढ़िया से एक्सप्लेन करके उनका उदाहरण भी आप साथ में देंगे। इन तीनों का मैंने डिटेल में ऊपर ही इसका वर्णन कर दिया है बच्चों, इसलिए यहाँ मैं बस तीनों क्षेत्रों के नाम लिखकर आगे बढ़ूँगा।
अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है बच्चों जिसमें उद्योग, व्यापार और उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। यहाँ उत्पादन के साधनों से तात्पर्य फैक्ट्री, जमीन, मशीनों आदि से है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना है, लाभ कमाना होता है। इसके उदाहरण में देख लीजिए बच्चों, अमेरिका, जापान। अब नेक्स्ट है बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है बच्चों जिसमें उद्योग, व्यापार और उत्पादन के साधनों पर सरकार या समाज का नियंत्रण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समानता और सामाजिक कल्याण है। इसके उदाहरण चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया जैसे देश आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उद्योग, व्यापार और उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का योगदान होता है। यह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण है। उदाहरण के लिए भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी देशों के जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट बच्चों की समावेशी विकास क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग इस विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे विकास पद्धति को समावेशी विकास कहा जाता है। अगला बिंदु है बच्चों आर्थिक वृद्धि। तो जब किसी देश के उत्पादन और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है तो उसे आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। यह केवल मात्रात्मक बढ़ोतरी को दर्शाता है, यानी कि किसी भी देश में कितना उत्पादन हो रहा है और उससे कितना राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, यही आर्थिक वृद्धि कहलाता है बच्चों। वहीं बात करें आर्थिक विकास की, तो जब किसी देश में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आदि में सुधार होता है तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, जब मैं आर्थिक वृद्धि की बात कर रहा था तो वहाँ सिर्फ उत्पादन और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन वही जब आर्थिक विकास में हम लोग आते हैं तो वहाँ आर्थिक वृद्धि के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ रहा है, शिक्षा भी बढ़ रहा है, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन आदि में भी सुधार आ रहा है। इसका मतलब यह मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों बढ़ोतरी को दर्शाता है। मात्रात्मक कहने का मतलब आर्थिक वृद्धि से है, यानी कि सिर्फ आय से है, और गुणात्मक वृद्धि से तात्पर्य जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन इत्यादि के धनात्मक परिवर्तन से है। अब बातें हैं बच्चों आर्थिक प्रगति क्या है। तो प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बट थोड़ा तो डिफरेंस है जिसे भी जानना जरूरी है। तो आर्थिक प्रगति क्या है बच्चों। आर्थिक प्रगति यह एक व्यापक और नैतिक दृष्टिकोण है जिसमें न केवल आर्थिक विकास होता है बच्चों, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक उन्नति भी शामिल होती है। इसमें सिर्फ पैसे का बढ़ना नहीं बल्कि समाज का समग्र कल्याण होता है। यह मूल्य आधारित विकास होता है बच्चों। आई होप बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगले बिंदु पर आते हैं बच्चों सतत विकास, जिसे आप धारणीय विकास भी कर सकते हैं या आप पोषणीय विकास भी कर सकते हैं। तो विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी की जाती है, सतत विकास कहलाता है। तो ब्रंटलैंड आयोग का संबंध इसी सतत विकास से था बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आर्थिक नियोजन। जब कोई सरकार यह तय करती है कि अगले 5 या 10 वर्षों में देश में कहाँ कहाँ कितना उत्पादन होगा, किस क्षेत्र में कितना निवेश करना होगा और कौन कौन से काम पहले किए जाएंगे, तो इस पूरी प्रक्रिया को बच्चों आर्थिक नियोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों योजना आयोग। तो भारत में आर्थिक नियोजन के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। यह 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता था। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री थे। बच्चों मैं यहाँ था या थे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अब योजना आयोग नहीं रहा बच्चों, ये अब समाप्त हो चुका है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा कर चुका है बच्चों। कभी कभार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कितने पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है भारत में, तो वो आंसर सही 12 होगा बच्चों। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी वह 1951 से 56 तक चला।
तो मैं कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं के नाम भी आगे इसी लिस्ट में आपको देने वाला हूं बच्चों, तो थोड़ा धैर्य रखिए बच्चों। अगली बिंदु है बच्चों नीति आयोग। तो भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। भारत में आर्थिक नियोजन का कार्य अब नीति आयोग कर रहा है। यह सरकार के नीति निर्धारक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है बच्चों। इसके पदेन अध्यक्ष योजना आयोग के समान ही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं के नाम याद रखना जरूरी है बच्चों। जैसे पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला, जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ पंचवर्षीय, यानी कि 5 वर्ष यानी कि 5 सालों के लिए जो योजना बनाई जाती है बच्चों, उसे ही पंचवर्षीय योजना कहते हैं। दूसरा पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से 61 के बीच। सातवीं जो आई वो 1985 से 1990 के बीच। और 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2007 से 2012 तक चली। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को याद रखना वेरी इजी है बच्चों कि 12 है यहाँ, और यहाँ 2012 से उसमें 5 जोड़ दीजिए, 5 साल तक ये चलेगा। तो 2012 से 2017 तक ये चला था। नेक्स्ट बच्चों की राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये क्या है बच्चों? तो सबसे पहले तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होता है, अप्रूव्ड होता है। नेक्स्ट है बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है? तो जब एक व्यक्ति अपनी कोई वस्तु देकर बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करता है तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यह एक प्राचीन आर्थिक व्यवस्था है जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति दूध देता है और उस दूध के बदले में वो दूसरे व्यक्ति से कपड़े ले लेता है बच्चों, यह वस्तु विनिमय प्रणाली है। नेक्स्ट है बच्चों कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है बच्चों? तो जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने बैंक में जाकर, आप अपने नज़दीकी बैंक, जिस भी बैंक में आपका खाता खुला होगा, आप अपने उस बैंक में जाकर अपने बैंक खाता से दिल्ली में रह रहे अपने दोस्त के खाते में यदि पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो बच्चों इस पूरी व्यवस्था को, इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों प्लास्टिक मुद्रा। तो प्लास्टिक के एक छोटे टुकड़े पर यांत्रिकी चिन्ह छपा होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक साइन छिपा रहता है। तो प्लास्टिक के इस टुकड़े को बैंक के चिन्हित स्थानों पर लगी मशीनों में डालने पर पैसे का लेन देन होता है। इन्हें ही प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपने देखा ही होगा। आप ATM में जाकर क्या करते हैं, मशीन में ATM को डालते हैं और पैसे का निकासी करते हैं बच्चों। तो ये जो ATM और डेबिट कार्ड है ये बच्चों प्लास्टिक मुद्राएं हैं। नेक्स्ट है बच्चों ATM का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है बच्चों। अगला बच्चों UPI क्या है? UPI का फुल फॉर्म तो पहले जाने बच्चे कि UPI में U से यूनिफाइड हुआ, P से पेमेंट्स हुआ और I से इंटरफेस हुआ। यह डिजिटल भुगतान का एक ऐसा तरीका है बच्चों जो मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है। इससे आप सुरक्षित तरीके से अपने बिलों का भुगतान एवं फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे फ़ोन पे, गूगल पे आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल से ही आप क्या करते हैं, अपने बिलों का भुगतान कर लेते हैं। या किसी को पैसा भेजना हो तो फंड मैंने पैसा हुआ, पैसा भेजना हो तो तुरंत आप क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं बच्चों। अगला बच्चों डेबिट कार्ड क्या है? तो बैंक द्वारा दिया गया, बैंक द्वारा, डेबिट कार्ड क्या है बच्चों? बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक कार्ड जिसके द्वारा आप बैंक में अपनी जमा राशि के पैसों को निकाल सकते हैं या अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, डेबिट कार्ड में आप अपने द्वारा जमा किए गए पैसों का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई लोन वोन नहीं मिलने वाला है, लोन वोन देने वाला चीज़ नहीं, इसमें कहीं भी कोई लोन वोन देने वाली की बात नहीं की जा रही बच्चों। इसमें आपने जो भी पैसे अपने खाते में जमा किए हैं उन्हीं पैसों को आप डेबिट कार्ड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या उस पैसे को आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं कोई सामान खरीद लिए तो वहाँ पर
उस डेबिट कार्ड का प्रयोग कर बिल का भुगतान कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आप देखे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि डेबिट कार्ड है तो सिर्फ एटीएम में ही निकालेंगे। आप कई जगह स्वाइप मशीनें भी लगी होती है बच्चों। आप वहाँ जाकर बस आप अपना कार्ड स्वाइप कीजिए और वहाँ आप अपना क्या करेंगे, पिन नंबर डालेंगे, स्वतः आपका बिल का भुगतान हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, क्रेडिट कार्ड। तो बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का यह भी एक कार्ड ही होता है बच्चों, जिसके आधार पर आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर यह है बच्चों कि क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको एक निश्चित रकम उधार के रूप में देती है। मान लो 50,000 दे दिया, 70,000, 60,000 दे दिया, ठीक है, और तब आप उस पैसे का उपयोग कोई वस्तु खरीदने के लिए कर सकते हैं। हाँ, ये अलग, बदले में आपको क्या करना पड़ सकता है, बैंक द्वारा एक निश्चित अवधि में एक निश्चित पैसा बैंक को वापस देना पड़ेगा बच्चों। ये है बच्चों क्रेडिट कार्ड। हाँ, आप क्रेडिट कार्ड में जो आपको जो उधार में लोन पैसा दिया जाएगा, आप उस पैसे को नगद निकाल नहीं सकते हैं। आप उन पैसों से कोई सामान खरीद सकते हैं, आप वहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं, बट आप उस पैसों को भौतिक रूप में निकाल नहीं सकते बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कि आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। तो आर्थिक विकास की कई सारी मापक हैं बच्चों और इसके कई सारे सूचकांक हैं जिनकी चर्चा मैं यहाँ करने जा रहा हूँ बच्चों। तो पहला है बच्चों राष्ट्रीय आय। तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्यतः जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वे विकसित राष्ट्र कहलाते हैं और जिनकी राष्ट्रीय आय कम होती है वे अविकसित कहलाते हैं, और जिनकी राष्ट्रीय आय इन दोनों के बीच में रहती है यानी मध्य में रहती है वे विकासशील देश कहलाते हैं। भारत बच्चों एक विकासशील देश ही है। नेक्स्ट जो अगला माप है बच्चों प्रति व्यक्ति आय। तो आर्थिक विकास मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है बच्चों, अर्थात राष्ट्र की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है बच्चों वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक सूत्र है बहुत आसान सा कि आप राष्ट्र की आय को निकाल लीजिए और उसको भाग दे दीजिए कुल जनसंख्या से। तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या करेंगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा बच्चों। भारत में केरल राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार में सबसे कम। नेक्स्ट जो सूचक है या मापक है बच्चों है मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा डॉक्टर महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था बच्चों। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के निवासी थे। इन्हीं के निर्देशन में पहला मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था। मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम है बच्चों। पहला है जीवन आशा। जीवन आशा से कहने का मतलब है कि आप कितना दिन जी पा रहे हैं, आप लंबा और स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं कि नहीं। शिक्षा प्राप्ति है बच्चों, आपको शिक्षा मिल पा रहा है या नहीं बच्चों। अगला है, तीसरा है कि बच्चों जीवन स्तर, क्या आप सम्मानजनक जीवन जी पा रहे कि नहीं। तो आप सम्मानजनक जीवन कैसे जिएगा, जब आपके पास पैसे रहेंगे तभी तो जिएंगे। तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय आपका क्या होना चाहिए, उच्च, यानी प्रति व्यक्ति आय यदि ऊंचा रहेगा तो आपका जीवन स्तर अच्छा ही रहेगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कि हर साल मानव विकास का जो सूचकांक है वो UNDP जारी करता है। तो मानव विकास सूचकांक एक सूची होती है बच्चों, कई देशों की एक रैंकिंग बनाई जाती है कि कौन कितना इन तीनों बिंदुओं पर, यानी कि जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, इन तीनों बिंदुओं के आधार पर कौन कौन देशों ने कितना रैंक पाया है, कितना स्थान पाया है, तो उनका एक रैंकिंग किया जाता है। कितने अंक पाया है उन्होंने, उनके आधार पर रैंकिंग की जाती है और यह रैंकिंग UNDP जारी करता है। ठीक है बच्चों। अब अगला बिंदु है बच्चों राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर ही, यानी कि UNDP का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था, मानव विकास रिपोर्ट था, उसी के देखा देखी, उसी के तर्ज पर भारत सरकार ने भी क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट बनाया। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को जारी किया था। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त है बच्चों।
नेक्स्ट है बच्चों की आधारिक संरचना क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों। तो वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। इन्हें ही देश की आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। तो जिस देश का आधारिक संरचना जितना अच्छा होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। नेक्स्ट है बच्चों कि बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। पूछा जाएगा कि बच्चों संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो हमारे बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला है बच्चों कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या। तो बिहार के पिछड़ेपन के कुछ कारण मैंने लिखवाए हैं बच्चों, आप इसे इन आटो को अच्छे से और जोड़ कर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिटेल में लिख सकते हैं बच्चों। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बाढ़ देख लीजिए, उत्तर बिहार में बाढ़ से पीड़ित है लोग, तो दक्षिण बिहार में सूखे से पीड़ित है। औद्योगिक पिछड़ापन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, एक तो खराब विधि व्यवस्था और खराब प्रशासन भी है। तो ये सारे जो बिंदुएं हैं बच्चों, ये सारे कारण जो है बिहार के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। आप इन आठों कारणों को बच्चों थोड़ा डिटेल में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले CSO करता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता था बच्चों। लेकिन अब CSO की जगह NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय का आकलन अब करता है बच्चों। अच्छा, पहले मैंने चर्चा किया था कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है बच्चों, लेकिन कभी कभार आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हैं। तो जस्ट यहाँ जो मैंने आपको 8 पॉइंट लिखाया है बच्चों, इन्हीं 8 पॉइंट को आप पॉजिटिव वे में यहाँ लिखेंगे। जैसे पहला क्या है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, तो आप लिखिए जनसंख्या पर नियंत्रण करके आप क्या कर सकते हैं, बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, बिहार के पिछड़ेपन का कारण आधारिक संरचना का अभाव है, तो वहाँ आप लिखेंगे कि बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर करेंगे, तो आधारिक संरचना का क्या करके, विकास करके, कृषि का तेजी से विकास करके, बाढ़ पर नियंत्रण करके, उद्योगों का विकास करके, गरीबी दूर करके, रोजगार के अवसर प्रदान करके, अच्छी विधि व्यवस्था और प्रशासन लाके, और केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण होने से बच्चों बिहार के पिछड़ेपन को आराम से दूर किया जा सकता है। अगला बिंदु है बच्चों कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया, और जिसके कारण बिहार के जो खनिज बाहुल्य क्षेत्र थे, जो छोटा नागपुर पठार वाला जो क्षेत्र था बच्चों, वह क्षेत्र झारखंड में चला गया। और इसके कारण भी बच्चों बिहार में क्या हो गया, थोड़ा गरीबी आई। 2008 की बात करें तो बच्चों कोसी नदी में 2008 आप लोगों को अच्छे से बच्चों याद होना चाहिए बच्चों कि 2008 में भयानक बाढ़ आया था कोसी नदी में, जिसने संपूर्ण बिहार को गहरा चोट पहुंचाया था। नेक्स्ट है बच्चों कृषि जनित उद्योग। तो ऐसा उद्योग जिनका कच्चा माल कृषि क्षेत्र से आता है कृषि जनित उद्योग कहलाता है। जैसे आम कहाँ से आता है, कृषि क्षेत्र से। अब आम से अचार बनाए तो कृषि जनित उद्योग हो गया, अचार वाला फैक्ट्री। टमाटर से आप टमाटो सॉस बना रहे बच्चों, तो टोमेटो सॉस वाला जो फैक्ट्री हो गया, उद्योग हो गया, वो क्या हो गया, कृषि जनित उद्योग हो गया। चीनी उद्योग को देख लीजिए, चीनी किससे बनता है बच्चों, चीनी के लिए आप क्या करते हैं, गन्ने का खेत, तो गन्ना क्या है, कृषि से संबंधित है, तो इसलिए चीनी उद्योग कृषि जनित उद्योग में आ गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों गरीबी रेखा। तो गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया है। तो गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। गरीबी की माप के लिए यह एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। गरीबी रेखा के नीचे यानी कि BPL, बी से बिलो, पी से पॉवर्टी, एल से लाइन। बिलो मैंने नीचे, पॉवर्टी मैंने गरीबी, लाइन मैंने रेखा, गरीबी रेखा के नीचे। तो बच्चों यहाँ मैंने एक लकड़वाला समिति ने जो दिया था बच्चों, उन्हीं के आधार पर यह आपको ये सीमांकन बता रहा हूँ बच्चों। इन्होंने कैलोरी के आधार पर मापदंड बनाया था, लेकिन कई सारी समितियाँ गठित की गई बाद में भी, जिन्होंने पैसों को भी क्या किया, पैसों के आधार पर भी गरीबी रेखा को निर्धारित किया है बच्चों। तो आपकी किताब में हालांकि कैलोरी मापदंड दिया गया था, तो हो सकता है आपके एग्जाम में यह पूछा जाए बच्चों। ठीक है, आगे चलते बच्चों। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप कोटा में देखते होंगे बच्चों, आप कोटा में चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें उठाते होंगे बच्चों, ये ही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली बच्चों।
तो भारत सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य गरीबों यानी कि बीपीएल धारकों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न का मतलब जिसको आप खा सके, ऐसा कोई अन्न जिसे आप खा सके, खाने लायक अन्न, उसे ही तो खाद्यान्न कहते हैं। तो जहाँ देखे होंगे कि कोटा में क्या होता है कि जो भी बीपीएल कार्ड जिसके पास रहता है बच्चों, तो बीपीएल धारकों को सस्ती दरों पर क्या मिलता है बच्चों, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, कभी कहीं कहीं चीनी मिलता है, मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध कराना है। मिट्टी का तेल का संबंध बच्चों किरासन तेल से है। अगला बढ़ते हैं बच्चों, अगले बिंदु अब है मनरेगा, एमजी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका मतलब है बच्चों। उसे ही हम हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा भी कहते हैं। यह क्या है बच्चों, तो ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए यह एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है बच्चों। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित की गई है बच्चों। बिहार में वर्तमान में इसके तहत मजदूरों की दिहाड़ी 346 रुपये प्रतिदिन है। अगला बच्चों के मानव विकास रिपोर्ट क्या है, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो बच्चों मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की मानव विकास की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे मानकों के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता को मापना है बच्चों। तो यहीं बच्चों आपका यह जो चैप्टर था, यह इकाई यहीं समाप्त होता है बच्चों। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा। और ध्यान से बच्चों नोट्स बनाइए, पढ़िए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत करेंगे और मैं भी आप लोगों के लिए तत्पर हूँ बच्चों। आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम सब आने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले तो अब अर्धवार्षिक एग्ज़ाम आने वाला बच्चों। तो मैं चाहूँगा बच्चों कि आप लोग अभी से ही मेहनत में लग जाइए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और एड़ी चोटी एक कीजिए बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा करेंगे तभी मुझे भी वह संतुष्टि मिलेगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द मैं ज्योग्राफी का भी लेकर आऊँगा, इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का भी दूसरा चैप्टर यानी दूसरा इकाई का भी नोट्स बहुत जल्दी अतिशीघ्र मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू देन।